हेलो बच्चे, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय फिजिक्स क्लासेस क्लास 10th रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताया था लास्ट वाले वीडियो में रिफ्रैक्शन, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का डिफिनीशन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज हम पढ़ाएंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन का लॉ होता था कि जैसे कोई इंसिडेंस रे आई, टकरा करके फिर वापस चली गई, नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक उसी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। लेकिन इसमें टकरा करके वापस नहीं जाती है, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम को क्रॉस करती है। जैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था इस तरीके से कि ऐसा था, कोई इंसिडेंट रे आती है, फिर टकरा करके ऐसी चली जाती है। ये एक नॉर्मल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ आई, ये 30 तो ये 30, ये 40 तो ये 40, इस तरीके से पढ़े थे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन में कि ये ऐसे नहीं हो करके, जैसे कोई ये मीडियम है तो इस तरीके से ऐसे आएगी और फिर ये अदर ऐसे इस तरीके से जाएगी जो है। चलो हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में देखो, जैसे एक ऐसा है, थोड़ा और बड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ये सपोज दैट एयर है, ये ग्लास है, इस तरीके से कोई रेज आती है, नहीं, ये यहाँ पर जहाँ पर अलग करती है दोनों रेयर को, दोनों मीडियम को, तो ये रेयर हो गया और ये डेंसर हो गया। तो तुम भी थोड़ा सोच करके देखो कि जब एयर से ग्लास में वो लाइट एंटर करेगी तो क्या होगा। थोड़ा एयर में जिस तरीके से लाइट चल सकती है, फ्लो करके चल सकती है, वो उस तरीके से ग्लास में नहीं चल सकती है, नहीं, थोड़ा डेंस मीडियम है तो जाना तो चाहिए था एकदम ऐसे ऐसे सीधा, लेकिन वो क्या होगी, थोड़ा बेंड कर जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक। तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। और ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, दिस लाइन, यह लाइन एयर और ग्लास को अलग करती है, दोनों को अलग अलग करती है। एयर हो गया रेयरर मीडियम और ग्लास हो गया डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो इसी पर एक लॉ बना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके भी दो लॉज हैं, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ, ये जैसे फर्स्ट लॉ इसका क्या था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का याद करो। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। सेम चीज, डिफिनीशन सेम रहेगा, जो फर्स्ट लॉ सेम रहेगा, केवल रिफ्लेक्शन के बदला में हम रिफ्रैक्शन यूज कर देंगे। यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। उसमें रिफ्लेक्शन, इसमें रिफ्रैक्शन, इसको नॉर्मल ले लेते हैं। ये इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, फर्स्ट लॉ लिखो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। बुक में लिखा हुआ है, उस डिफिनेशन को तुम बुक में से भी लिख सकते हो, या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें से रिफ्लेक्शन हटा करके रिफ्रैक्शन लिख सकते हो। ये फर्स्ट लॉ हो गया। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal lie in the same plane. First law. Second law, this is the angle of incidence
और दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर रिफ्रैक्शन। यहाँ क्या होता था, दोनों इक्वल होते थे, दिस एंगल इक्वल टू दैट एंगल। यहाँ पर दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। तो सेकेंड लॉ है साइन आई, द रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसी को, या म्यू बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हो कि द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर द मीडियम। इसको हम म्यू भी बोलते हैं, कहीं कहीं ऐसे म्यू, या कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखते हैं, एन भी लिख देते हैं किसी बुक में म्यू, किसी बुक में एन, ऐसा लिखा जाएगा। तो दिस साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू, म्यू जो कांस्टेंट है, दिस म्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ठीक। तो रिफ्रैक्शन का यही है। हाँ, इसका यूज करके जैसे साइन आई, ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये 60 है, तो साइन 30 डिग्री बाई साइन 60 डिग्री, जो भी वैल्यू आएगा वो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जैसे सपोज दैट, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बुक में दिया गया है। मान लिया सपोज दैट ये एयर है और ये ग्लास है। एयर में सपोज दैट साइन आई म्यू इक्वल्स टू ऐसा साइन आई अपॉन साइन आर। इसका वैल्यू ऐसा करते हैं, साइन आई सपोज दैट ये मुझे आया 24 डिग्री ले लिया, सपोज दैट ऐसा ले लेते हैं, इसका 24 ले लेते हैं। तो साइन आई बाई साइन आर, तो ये ले लेते हैं 24 ले लेते हैं, ये जो भी है 37 डिग्री ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 37 डिग्री, 30 साइन 37, साइन 37 हो गया। उसके बाद फिर ले लेते हैं अपन साइन 24 डिग्री। ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया कि सपोज दैट जैसे ये एंगल साइन जब एयर से ग्लास में लाइट को ट्रेवल करवाया गया, तो यहाँ पर देखा गया कि ये 24 डिग्री है और ये 37 डिग्री है, 24 डिग्री। जब हम इसका हमने वैल्यू रखा तो साइन 30 डिग्री, साइन 37 एक ट्रायंगल होता है, इसको 0.6 अपॉन 0.4, 0.60 अपॉन 0.40। ये डेसिमल से डेसिमल कट गया, ये आ गया 6/4 यानी 3/2 इक्वल्स टू 1.5। इससे हमें ये पता चला कि कहाँ से कहाँ गया, ये एयर से ग्लास में गया। तो इससे ये पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा चुका है, सभी का लिस्ट बुक में दिया गया है। जैसे वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36, और एक डायमंड होता है जिसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, जिसके कारण बहुत ज़्यादा शाइनिंग करता है। तो जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहाँ पर लाइट को ट्रेवल करने में उतनी कठिनाई आती है और वहाँ उतनी चमक होती है, ठीक। तो चलते हैं फिर इसको, अब इससे आगे और एक चीज़ लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। चलो इसको मिटा लो, इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लो। चलो नोट कर लिए। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में अभी तुमने जाना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक डिफिनीशन जान गए कि द रेशियो ऑफ द साइन आई बाई साइन आर फॉर ए गिवन मीडियम इज कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे अभी जाने ना ये, जैसे म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, इसी म्यू भी लिखते हैं या कहीं कहीं एन भी लिखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेशियो ऑफ द साइन आई बाई साइन आर फॉर ए गिवन मीडियम इज कॉल्ड कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट वेरी मीडियम। जैसे एयर से ग्लास में गए, तो ये ग्लास का, जैसे एयर से ग्लास में गया तो इसको ऐसे लिखेंगे एयर म्यू ग्लास, ऐसा एयर एन जी।
मतलब एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे बोल भी सकते हो, या एयर म्यू ग्लास भी बोल सकते हो। ठीक, तो ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला 1.5। अब एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और डिफिनीशन देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक और तरीका है, या यूँ कह लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और डिफिनीशन है जो कि विथ स्पीड ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ स्पीड ऑफ लाइट ऐसा लिख सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिलेशन मतलब डिफिनीशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो उसका ये है फॉर्मूला, ऐसा लिखो कि जैसे सपोज दैट, सबसे पहले समझ लो ये एक, फिर वही चीज़ है, मान लिया ये एयर है, एयर ऐसे नॉर्मल बढ़ा दो, नॉर्मल एयर है ये। अब ये ग्लास में जाएगी तो जाएगी सीधे, लेकिन चूंकि ग्लास है मीडियम तो थोड़ा बेंड कर जाएगी, ऐसे चले जाएगी, जबकि जाना चाहिए था ऐसा। ठीक है, ये ग्लास ले लेते हैं, मान लिया सपोज दैट इसमें इसका स्पीड v1 है, इसमें रेज ऑफ लाइट का स्पीड एयर मीडियम में v1 है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट v2 है। ठीक है, इसको ऐसा कह देते हैं कि एयर को लिख देते हैं मीडियम 1, मीडियम 1, और इसको लिखते हैं ग्लास को मीडियम 2। ठीक है, मीडियम 1 और मीडियम 2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और डिफिनीशन होगा, अनदर डिफिनीशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन v1 फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ऐसा लिखो। तो इसको लिखने के लिए ऐसा लिखो कि स्पीड ऑफ लाइट इन 1 मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये भी इसको ऐसे लिख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब 1μ2 ऐसा लिख सकते हो। अब इसको ऐसे लिख सकते हो कि सपोज दैट ये चूंकि कहाँ से कहाँ गया है, एयर से ग्लास में गया है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये लिखो या ये लिखो, बोथ आर द सेम थिंग्स। अब स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, तो क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन, ऐसा लिख सकते हो कि एयर, ऐसा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। फर्स्ट मीडियम क्या है यहाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। एयर में लाइट का स्पीड क्या होता है, मेरा पीछे वाला बैक वाला वीडियो अगर देखोगे रिफ्रैक्शन का, तो उसमें बताया था मैंने, एयर में जो स्पीड होता है, लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रख दो इसको, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा, 3/2 इक्वल्स टू 1.5। तो किसका वैल्यू निकला, एयर म्यू ग्लास
या ऐसा निकला कि ये हो गया एयर म्यू ग्लास इक्वल्स टू 1.5। लास्ट में क्या लिखा है, ग्लास, मतलब ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ऐसे ही निकालते हैं सभी चीज़ों का। कुछ चीज़ बुक जब देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ का लिखा हुआ है। वाटर का दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, अल्कोहल का दिया हुआ है। डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है NTS या किसी भी एग्ज़ाम में, डायमंड सबसे ज़्यादा क्यों चमकते हैं? द रीज़न वाई, ड्यू टू द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है। इसको स्टार मार करके नोट कर देना। एग्जाम में जब न्यूमेरिकल्स दिया रहेगा तो दिया रहता है, ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अपन देख लेते हैं, एक डेरिवेशन देख लेते हैं जो हमेशा होता है। जैसे सपोज दैट, जैसे एक मान लिया कि जैसे कोई लाइट है, अब यहाँ तक चली इस तरीके से, ऐसा सोचो ये एयर है, एयर बहुत अच्छा डेरिवेशन है, एयर में चली। फिर ये नॉर्मल, ये नॉर्मल है, जाना तो चाहिए था सीधा, थोड़ा बेंड कर जाएगी। ये ग्लास है, ग्लास है, ठीक है। थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर एक और नॉर्मल डाल देते हैं। जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ग्लास मिला तो फिर ऐसे भाग जाएगी, ठीक है ना। ये रेस देखो यहाँ आई, मान लिया इसका स्पीड इसमें कितना था, v1। एयर में हमने क्या माना, इसका स्पीड v1 है। यहाँ पर इसका स्पीड क्या माना, v2 है। देखो ये v1 है, v1 बाई v2 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इसका, इस मीडियम में v2 है। फिर चूंकि ये एयर में आ गई, ये लाइट कहाँ आ गया, एयर में। यहाँ पर स्पीड क्या है इसका, v1 है। चलो अब हम एक डेरिवेशन लिख लेते हैं, ऐसा लिख दो डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, तुम अपने मन से लिख दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद बुक का स्टडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कितनी बार बता चुका हूँ वीडियो में, और हर वीडियो में बताऊँगा। मोस्टली ये मेरा हेल्पिंग एटीट्यूड है, मैं हेल्प करना चाहता हूँ, ताकि जब भी तुम बुक को, अच्छी बुक को स्टडी करो, सपोज दैट एस चांद की कोई भी रिफ्रेशर बुक हो, दिनेश हो, ये हो, जितने भी तरह के बुक है मार्केट में आते हैं, NCERT हो, तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, मतलब अपने से बुक को समझने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं आए। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिमार्केबल थिंग्स है, वो तो मैं बता दूंगा, जो रिमार्क करने वाला एक चीज़ है। देखो डेरिवेशन क्या है, ये है एयर, और ये एयर से जब ग्लास में गया तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या वैल्यू होगा। तो ऐसा लिखते हैं, एयर म्यू ग्लास, एयर म्यू ग्लास इक्वल्स टू क्या होगा, v1 अपॉन v2, स्पीड ऑफ लाइट इन ए फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। एक चीज़ गौर करो, यहाँ के लिए फर्स्ट मीडियम क्या होगा, ये फर्स्ट मीडियम ये हो जाएगा, यहाँ के लिए ये, और ये सेकेंड मीडियम हो जाएगा। इसके और इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर इसको तुम भूल जाओ, ठीक है, तो इसके और इसमें, ग्लास और एयर में, ये हो जाएगा फर्स्ट मीडियम, और ये हो जाएगा फिर सेकेंड मीडियम। कभी भी दो मीडियम के बीच ही कंपेयरिंग होती है, ठीक है। तो एयर म्यू ग्लास इक्वल्स टू v1 बाई v2। चलो दूसरा चीज़, जब एयर से वो ग्लास में गई, अब वो ग्लास से एयर में जाएगी, तो ऐसा है, म्यू लिख दो, कहाँ से कहाँ जाएगी, ग्लास से एयर में। तो एयर म्यू ग्लास इक्वल्स टू, यहाँ के लिए क्या हो गया, फर्स्ट मीडियम, देखो ग्लास के लिए फर्स्ट मीडियम बाई सेकेंड मीडियम, मतलब फर्स्ट मीडियम बाई सेकेंड मीडियम, ऐसा लिख सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, तो यहाँ पर फर्स्ट मीडियम में कौन सा है, स्पीड ऑफ लाइट है, v2 है, और सेकेंड मीडियम में v1 है। कंसेप्ट क्लियर। अब ऐसा देखो ना, जैसे यहाँ v1 था, v2 था, तो v1 बाई v2 हो गया जब लाइट यहाँ से आई, और फिर ये ग्लास से एयर में चली गई, यानी ये सोचो कि ग्लास से फिर एयर में चली गई, तो v2 बाई v1। ऐसा करते हैं, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एयर म्यू ग्लास इंटू ग्लास म्यू एयर
इक्वल्स टू, देखो इधर V1/V2 इंटू ये क्या है V2/V1। वेरी गुड, ये तो सीधे कट गया, V2 से V1, V2 से V1, मतलब क्या आ गया ये एयर म्यू ग्लास इंटू ग्लास म्यू एयर इक्वल्स टू 1। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर चीज़ कि अगर कोई रेज ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जाए और फिर ग्लास से फिर एयर में जाए, ग्लास से फिर एयर में जाए, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट होता है दिस इज द बिकम्स द 1। मतलब ये क्यों कह सकते हो यहाँ से कि यह एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि एयर म्यू ग्लास इक्वल्स टू 1 ग्लास म्यू एयर। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब चलो, अब आगे हम बात करते हैं, जैसे एक कोई क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन ये दे दे कि मान लिया सपोज दैट, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, हल्का सा, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लिया सपोज दैट, जैसे ये यहाँ पर वाटर है, वाटर है, क्या है ये वाटर। कोई रेज ऑफ लाइट ऐसे आई, हाँ, कोई रेज ऑफ लाइट ऐसे आई, वो ऐसे और ऐसे करके फिर वो पास कर गई, ऐसे वाटर है और यहाँ से ऐसे आई और फिर वो एयर में चली गई। तो कहता है कि अगर सपोज दैट ये एयर है, यदि एयर से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एयर, इफ क्वेश्चन ऐसा है कि इफ एयर म्यू वाटर, मतलब ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, एयर म्यू वाटर, एयर से वाटर में गया, सपोज दैट गिवन है 1.33, ऐसा है। तो कहेगा फाइंड कीजिए वाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर म्यू एयर इक्वल्स टू व्हाट। अब वाटर से जब एयर में कोई चीज़ क्रॉस कर रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, तो इसको अपने तरीके से कितने, तो देखो अब हम जान रहे हैं कि जैसे एयर म्यू ग्लास, फिर ग्लास म्यू एयर, तो मतलब एयर म्यू हम जानते हैं, वी नो दैट एयर म्यू वाटर इंटू वाटर म्यू एयर इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, किसका वैल्यू दिया है, एयर म्यू वाटर 1.33 इंटू वाटर म्यू एयर इक्वल्स टू 1, देयरफॉर वाटर म्यू एयर इक्वल्स टू 1/1.33 हो गया, यही आंसर 1/1.33 हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसे निकाल सकते हो, ये भी क्वेश्चंस है। एक चीज़ और दे देगा एग्जाम में, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि लाइट कहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेवल करेगी, कहाँ पर ट्रेवल करेगी। जैसे तुमको दे दिया है केरोसिन है सपोज दैट, और टर्पेंटाइन है, टर्पेंटाइन, फिर एक है वाटर। ठीक है, केरोसिन का सपोज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44 है, ये सपोज दैट 1.43 है, एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी दे सकता है, 1.47 होता है इसका, 1.47 होता ही है। ठीक है, बुक में दिया है। वाटर का हम लोगों ने निकाला 1.33 है, जो अभी दिया गया है। तो कहता है कि लाइट किसमें से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेगी। केरोसिन का ये है, टर्पेंटाइन का ये है, वाटर का ये है। तो पूछेगा इन विच द लाइट विल ट्रेवल फास्टर, किसमें लाइट ज़्यादा ट्रेवल करेगी। तो देखो बच्चे, जिसमें डायमंड क्यों चमकता है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है तो उसको जाने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है, तो सो मेनी टाइम्स उसकी रिफ्रैक्शन होती है, इसीलिए उसमें शाइनिंग आ जाती है, चमक आ जाती है। तो मोर द डेंसर मीडियम, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट वेरी मीडियम, द लाइट ट्रेवल वेरी वेरी लेस विथ वेरी वेरी लेस स्पीड।
यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, फिर इसका है और सबसे कम इसका है। तो जिसका सबसे कम होगा लाइट उसमें ज़्यादा फास्टर ट्रेवल करेगी। सो द करेक्ट आंसर इज वाटर। वाटर हैज़ वेरी among these three, water has very less refractive index, and this is a reason why that the light will travel more faster than compared to the others। ठीक है, तो कोई भी कमेंट्स हो, मैं प्रयास किया हूँ कि पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर होने का, और यही तरीका है। तो आगे से कुछ भी कोई प्रॉब्लम है थोड़ा कमेंट्स करो, कोई किसी भी तरीके का क्वेश्चन है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।